16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण का तीसरा ड्राई रन प्रदेश में चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में ड्राई रन के तहत तैयारियों का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में देश में कोविड-19 की स्थिति, टीकाकरण की तैयारियों और व्यवस्था को लेकर करेंगे चर्चा। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज हो रही है सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों की समस्याओं को लेकर सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अहम घटना चौरी चौरा कांड के शताब्दी वर्ष के तहत मनाया जाएगा शताब्दी समारोह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश भर में शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ब्रिजेश और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह लखनऊ में सिविल अस्पताल पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन के ट्रायल और वैक्सीनेशन की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सवेरे 9:44 पर पहुंचे और करीब 6 मिनट तक सिविल अस्पताल में रुककर टीकाकरण के तहत दी जाने वाली सुविधाएं देखीं। उन्होंने रजिस्ट्रेशन हॉल, टीकाकरण हॉल और पंजीकरण कक्ष का भी निरीक्षण किया। ड्राई रन के ट्रायल में शामिल 15 स्वास्थ्यकर्मी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री सिविल अस्पताल में आखिरी ड्राई रन की तैयारियों से संतुष्ट दिखे। उन्होंने इसके पहले प्रदेश के 5 अन्य जिलों में चल रही ड्राई रन की कार्रवाई को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देखा। कुल मिला के 27 जगह के ऊपर कुल मिला के 71 तक हैं। ज्यादातर जगह से जो वैक्सीनेशन के कार्यक्रम होंगे, शासन ने जो भी दिशा निर्देश जारी किए हैं उसी के क्रम में पूरे प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी सीएमओ और इस अभियान के साथ जुड़े हुए लोग हैं। जो क्रम तय किया गया है और सरकार ने उसी का हम पालन करेंगे और पूरे प्रतिबद्धता के साथ जो भी शासन की गाइडलाइंस का पालन हम करके वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये मुझे आप सबसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में आज कोरोना टीकाकरण का तीसरी बार पूर्वाभ्यास किया गया। सभी जनपदों में 1500 टीकाकरण केंद्र और 3000 बूथ बनाए गए। तीसरी बार पूर्वाभ्यास करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना। इससे पहले 2 जनवरी को लखनऊ में और 5 जनवरी को प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल हो चुका है। पूरे देश में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश अपनी तैयारियां फुल प्रूफ करने में जुटा है। आज केजीएमयू में ड्राई रन का निरीक्षण जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने किया। उन्होंने बताया कि अंतिम पूर्वाभ्यास में करीब 20,000 स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई, तो वहीं पुलिस और अन्य विभागों के कर्मियों को भी तैनात किया गया। पूरे जनपद लखनऊ में 100% ड्राई रन किया जा रहा है, जिसमें हमारे 61 केंद्र हैं और 200 बूथ हैं, जहां पे 200 सेशंस लगेंगे एक्चुअल वैक्सीनेशन। और सबसे बड़ा जो हमारा केंद्र है जहां 34 बूथ हैं वो केजीएमयू है, जहां पे 34 सेशंस अभी ड्राई रन में भी चल रहे हैं। हर जगह पे व्यवस्थित तरीके से इसे 10 बजे से प्रारंभ किया गया है, जिसमें 5 चरण होते हैं मुख्य रूप से। पहला जो प्रिलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन होता है पुलिस कांस्टेबल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो बेनिफिशियरी हैं वो जाकर के वेटिंग रूम में बैठते हैं। वेटिंग रूम के बाद वो वैक्सीनेशन रूम पहुंचने के साथ ही उनका पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जाता है दोबारा, और उनके डेटा को फीड किया जाता है। फिर उसके बाद ही क्या वैक्सीन दिया गया है और किस, क्योंकि 2 वैक्सीन हमारे यहाँ पे अप्रूव्ड है, उसके पूरे डिटेल्स और अगला वैक्सीनेशन क्या डेट रहेगा उस कार्ड में उनको अंकित करके दिया जाता है। चौथा बहुत ही अहम जो फेज है इसमें वो है ऑब्जर्वेशन रूम का, मेडिकल ऑब्जर्वेशन रूम, जहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे मेडिकल ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। उसके बाद व्यक्ति अपने घर चले जाते हैं। और इसके लिए AEFI के स्टैंडर्ड्स में हमने जो मानकों की व्यवस्था है किसी भी कंटीजेंसी के लिए भी हर केंद्र पे सुनिश्चित की गई है। देश के कोरोना संक्रमण से उबरने की तस्वीर लगातार बेहतर हो रही है। पिछले 16 दिनों में देश में कोरोना से 300 से कम नई मौतें दर्ज की जा रही हैं। मृत्यु दर भी अब कम होकर 1.44% ही रह गई है। रिकवरी दर सुधरकर 96.42% पर आ गई है। वहीं टीकाकरण की बात करें तो बस कुछ दिनों का इंतजार है और जिसके बाद देश भर में शुरू होगा। 16 जनवरी को कोरोना टीकाकरण अभियान, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे।
16 जनवरी वो अहम तारीख जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में शुरू होगा दुनिया का सबसे बड़ा देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान, जिसमें सबसे पहले 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। उससे पहले हर दिन वैक्सीन के प्रबंधन को मजबूत करने को लेकर उच्च स्तर पर तैयारियां जारी हैं। खुद प्रधानमंत्री इस पर करीबी नजर रखे हुए हैं। जहां शनिवार को ही पीएम ने इस मसले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, वहीं सोमवार को भी प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और कोविड-19 की स्थिति और टीकाकरण की तैयारियों और व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। इससे पहले रविवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ टीकाकरण के मुख्य आधार कोविन सॉफ्टवेयर को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें ड्राई रन के दौरान कोविन ऐप के प्रयोग को लेकर हुई दिक्कतों पर विस्तार से चर्चा हुई। इन बिंदुओं पर जोर दिया गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। कोविन सॉफ्टवेयर की तकनीक से टीकाकरण के लिए आधार और बैकअप दोनों तैयार होगा। टीकाकरण डेटा में वास्तविक समय का महत्व अहम है। कुछ राज्यों के कनेक्टिविटी मुद्दों को देखते हुए पोर्टल पर डेटा की पोस्टिंग ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हो सकती है। लाभार्थियों की पहचान के लिए आधार प्रमाणीकरण उपयुक्त है। टीका किस व्यक्ति को लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, किस तिथि और कौन सा टीका लगाया गया, इसका एक डिजिटल रिकॉर्ड रखना जरूरी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि डेटा संग्रह का ये कार्य सुविधाजनक होना चाहिए। इस बीच विभिन्न राज्य अपनी अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। We have 5 regional large stores. Similarly, we have every storage facility in every district. That is 30 districts we have. Here in the state storage facility, we can store almost 45 lakh vials of vaccines. We are quite well prepared in Karnataka state to handle this vaccine program in Karnataka. दिल्ली सरकार ने 89 हॉस्पिटल्स को चिन्हित किया है, जिसमें से 36 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और 53 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो हमने अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स हैं, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में हैं और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैं उनको धन्यवाद करूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राई रन्स वगैरह भी पूरे कर लिए सारे स्टेट्स में, तो अब इसका फ़ायदा जो इंसानियत को मिलने वाला है उसकी जितनी तारीफ करिए, जितनी उसके लिए धन्यवाद करिए, वो कम है। वैक्सीन प्रबंधन के साथ साथ देश में कोविड प्रबंधन भी जारी है, जिसके तहत केंद्र सरकार का फोकस न केवल कोविड को सीमित करने पर रहा है, बल्कि मौतों में कमी लाने पर भी रहा है। पिछले 16 दिनों से देश में 300 से कम नई मौतें दर्ज की जा रही हैं। मृत्यु दर कम होकर 1.44% रह गई है। वहीं स्वस्थ हो चुके कुल मामलों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। रिकवरी दर सुधरकर 96.42% पर आ गई है। पिछले 24 घंटों में 18,645 नए मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 82.25% 10 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ब्रिटेन के नए जीनोम से अब तक कुल 90 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की समस्याओं को लेकर एक सौहार्दपूर्ण हल निकाला जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट आज उन याचिकाओं पर दोबारा सुनवाई कर रहा था जिनमें दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारी किसानों को हटाने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इसका मुख्य मकसद इन समस्याओं का उचित ढंग से हल निकाला जाना चाहिए। सुनवाई अभी भी जारी है। सरकार किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर कोर्ट में अपना पक्ष रख रही है। चौरी चौरा कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अहम घटना है। ये वर्ष चौरी चौरा कांड का शताब्दी वर्ष है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता संग्राम के इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का शताब्दी समारोह मनाए जाने की घोषणा की। 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना ने स्वाधीनता आंदोलन को नई दिशा दी। इस संदर्भ में लखनऊ में आयोजित एक बैठक में उन्होंने कहा कि चौरी चौरा के साथ साथ राज्य में स्वाधीनता आंदोलन और बाद में युद्ध शहीद स्मारकों पर पुलिस बैंड के साथ शहीदों को सलामी भी दी जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। समारोह के दौरान महोत्सव के 3 राष्ट्रीय विजेता भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का फाइनल 11 जनवरी 2021 को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया जाएगा। 29 राष्ट्रीय विजेताओं को राष्ट्रीय जूरी के समक्ष अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिलेगा। यही नहीं बल्कि शीर्ष 3 विजेताओं को प्रधानमंत्री के सामने 12 जनवरी को होने वाले समापन समारोह में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।
राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजन हर वर्ष 12 जनवरी से 16 जनवरी को किया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव के साथ साथ राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य है देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए एक साथ एक मंच पर लाना, जिसके माध्यम से राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, भाईचारे के साथ हिम्मत की भावना को प्रोत्साहन देना। इसका मूल उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना सारे और अवधारणा का प्रचार करना है। संत कबीरनगर जिले में बघौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर यूपी की जनता को भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश है कि हम लोगों को आगे और भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। इसी संकल्प पर योगी सरकार ने गरीब जनता के हित को देखते हुए हरदम काम कर रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुनः मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला, जो लगभग साल भर पहले हम लोग ने प्रारंभ किया था नवंबर में, और 5 रविवार तक ही चल पाया, तब कोरोना के कारण उसको बंद कर दिया गया। उसी को हमने आज पुनः आरंभ किया है और उसी क्षमता के अनुसार हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और अपने स्वास्थ्य के परीक्षण भी कराएं, और जो हमारे अन्य योजना है वो भी इसी पीएचसी केंद्र से ही पता चलेगा, जो कुपोषण से जुड़ा हुआ है या फैमिली प्लानिंग से जुड़ा हुआ है, टीकाकरण से जुड़ा है, तमाम टेस्ट भी हम करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, गोल्डन कार्ड बना सकते हैं आयुष्मान का। ये सब को लेके हम पुनः इसको शुरू कर रहे हैं, जिससे जनता में भी एक अच्छा जो अगल बगल के गाँव है जो नज़दीक पड़ता है, वो आके इसका लाभ भी ले सकते हैं। बरेली में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से इस चुनाव में पार्टी को मजबूती से लड़ाने की अपील की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। मार्च के अंत में या अप्रैल के पहले सप्ताह में चुनाव हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को ही लड़ाएगी। चुनाव सिंबल पर नहीं बल्कि समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। ने पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ने के विचार में है। पंचायत राज मंत्री इसी विषय में पार्टी को एक सही देने, क्योंकि वास्तव में ये चुनाव पार्टी सिंबल से नहीं होगा। हमारी रुचि ये रहेगी कि हमारी पार्टी का कम से कम आपस में लड़ें, हम एक व्यक्ति को लड़ाने का प्रयास करें, कोशिश करें, और पूरी गंभीर है पार्टी, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जीतें। पंचायत चुनाव की तैयारी की दृष्टि से माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में आज बरेली जिला आंवला जिले की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी पूरे तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास के, उनकी सक्रियता के आधार पर, अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और पिछले 4 वर्षों में हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम किए हैं, उन कामों को आधार बनाकर अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर हम लोग इस बार ग्राम सभाओं में भी, क्षेत्र पंचायतों में भी और जिला पंचायतों में भी सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना परचम फहराएगी। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने प्रतापगढ़ में कहा कि किसान हमारे देवता हैं, इनकी मेहनत के द्वारा हमारा अनाज का भंडार भरा हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्री प्रतापगढ़ में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत किसानों का देश है। देश का किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटूट विश्वास करता है। मोती सिंह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किसानों को बहकाया जा रहा है। राजेंद्र प्रताप सिंह ने बाबा बेलखर नाथ धाम विकासखंड परिसर में 201 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। किसान देश के प्रधानमंत्री पर विश्वास करता है और 130 करोड़ के भारत में कुछ प्रदेशों के कुछ ऐसे किसान जो अन्न भंडार के देवता तो हैं, कुछ राजनीतिक दलों ने उन्हें गलत बात बताकर गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया है। और
हमारे उदार प्रधानमंत्री जी और समझदार बहुत ही परिपक्व कृषि मंत्री जी का बराबर प्रयास अपने किसानों को समझाने का है और उनके हित में बनाए गए कानून के अनुसार उनके सहयोग का है। मैं समझता हूँ उसमें वो सफल हैं और बहुत जल्दी आंदोलन समाप्त। चंदौली में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो वाराणसी की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के उपायों को अपनाने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 दिवसीय जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय परिसर से मुख्य विकास अधिकारी अजितेंद्र पांडेय व मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर वैन को रवाना किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि कोविड-19 संपूर्ण विश्व एवं मानव जाति के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए हम सभी को जागरूक होकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, वैक्सीनेशन को लेकर अफवाहों और जरूरी नियमों का पालन करने के बारे में लोगों को लोकगीत के माध्यम से जागरूक करने में सचल प्रदर्शनी कारगर साबित होगी। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो तैयारी की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, उसके प्रचार प्रसार अभियान के तहत आज जो क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो है इनके द्वारा एक प्रचार वाहन जो आपके सामने है ये यहाँ से रवाना हो रहा है। इसको हरी झंडी दिखाई जा रही है। ये प्रचार वाहन जनपद के सभी 9 विकास खंडों में जा करके, ग्रामांचलों में जा करके कोरोना से संबंधित वैक्सीनेशन के बारे के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देगी। कहना है कोरोना की जांच लोग करवाएं और अपना इलाज कराएं अधिक से अधिक, और जो जागरूकता फैलाई जाएगी उसमें कोरोना से बचाव के लिए भी साधन बताए जा रहे हैं। दूरी और मास्क लगाना, हाथ बार बार धोना। इसके साथ ही यदि वैक्सीन लगाई जाएगी, पहले फेज में हम लोग स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाएंगे, दूसरे फेज में जितने फ्रंटलाइन वर्कर हैं, पुलिस, रेवेन्यू, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। तीसरे फेज में 50 साल और 50 साल से ऊपर और कोमॉर्बिड लोग जो हैं जिनको 50 साल से ऊपर हैं या 50 साल तक हैं, उनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान विभाग मंत्री दारा सिंह चौहान ने गोरखपुर के निर्माणाधीन अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का निरीक्षण किया। चिड़ियाघर के उद्घाटन में हो रही देरी पर अधिकारियों को निर्देश दिया कि इसे जल्द से जल्द कार्य पूरा करें। दारा सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि निरीक्षण के दौरान जो मैंने देखा है वो संतोषजनक है। छोटी मोटी चीजें बाकी रह गई हैं जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। ये पूर्वांचल का ही नहीं, प्रदेश का सबसे खूबसूरत चिड़ियाघर बन रहा है। जिस प्रकार के यहाँ जानवर आ रहे हैं, शायद उत्तर प्रदेश में किसी चिड़ियाघर में देखने को नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से आने वाले समय में गोरखपुर पूर्वांचल का इको टूरिज्म का हब बनने जा रहा है। इसे माइन्यूटली हम लोगों ने निरीक्षण किया है। माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि जितना जल्दी इस खूबसूरत चिड़ियाघर का उद्घाटन हो जाए, पूरे गोरखपुर ही नहीं पूरे पूर्वांचल के लोगों यहाँ पे आए। और मुझे खुशी है कि जिस तरीके से गोरखपुर जो है इको टूरिज्म का जो हब बनने जा रहा है, दुनिया के तमाम मुल्कों के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपके कुशीनगर है, लुम्बिनी जो जाते हैं, मैं तो कहता हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक हमारे जाते हैं, नेपाल जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, लाखों की संख्या में हर साल, वो लोग पहले यहाँ पे चिड़ियाघर और रामगढ़ का लुत्फ उठाने के बाद, आनंद लेने के बाद तब वो आगे जाएंगे। इस तरीके का चिड़ियाघर और रामगढ़ की परियोजना आपको। खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से जौनपुर नगर के बीआरपी कॉलेज के मैदान में आयोजित 15 दिवसीय खादी मेले में उत्पादों की बिक्री जोरों पर है। खादी ग्रामोद्योग के निदेशक डीएस भारती ने बताया कि 10 जनवरी से 25 जनवरी तक लगी इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा सहित 25 राज्यों की खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं, इकाइयों के उत्कृष्ट उत्पादों के स्टॉल लगाए गए हैं। मेले के दौरान कोविड-19 की जारी गाइडलाइन का पूर्णतया पालन भी किया जा रहा है। मेला सप्ताह के सभी दिन सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुल रहा है। ये प्रदर्शनी का लगाने का उद्देश्य इस कोरोना महाकाल में, महामारी में हमारी जिन खादी संस्थाओं को बिक्री का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था,
इस प्रदर्शनी का लगाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी खादी और ग्रामोद्योगी इकाइयाँ हैं तो इस प्रदर्शनी में भाग लेंगी, अपने उत्पाद के प्रदर्शन करेंगी, बिक्री करेंगी, जिससे हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, कत्तीन बुनकरों को और कारीगरों को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिल सके। खादी का यही प्रचार लगाया जाता है कि आदमी आएंगे, देखेंगे, खादी का प्रचार होगा, बिक्री बढ़ेगी। यही सब लोग लिए जगह जगह खादी की दुकानें लगाई जाती है प्रचार करने के लिए। सरकार की सूचना प्रसारण मंत्रालय की फील्ड आउटरीच ब्यूरो झांसी इकाई द्वारा आज से ललितपुर जनपद में 10 दिवसीय कोरोना वायरस जागरूकता के अभियान का शुभारंभ किया गया। श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल पंथ ने जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर लोगों को कोरोना से बचने के लिए मास्क का वितरण भी किया गया। मनोहर लाल पंथ ने बताया कि देश में कोरोना वायरस से लड़ने में प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए संदेश 2 गज की दूरी, मास्क लगाने, समय समय पर सैनिटाइजर का प्रयोग करने और सदैव हाथ साफ रखने को लोगों को काफी फायदा मिला है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी झांसी इकाई विवेकानंद ने दूरदर्शन को बताया कि फील्ड आउटरीच ब्यूरो झांसी इकाई द्वारा शुरू किए जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। हमारे प्रदेश में इतना कोरोना नहीं है जो जितना कि विदेशों में है, परंतु आदमी कोई लापरवाही करता है तो उसको समझाना है, बताना है, उसका नियम का पालन भी करना है, जिससे कोरोना से हम दूरी बनाएं और अपनी सुरक्षा और रक्षा स्वयं करें। भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय का फील्ड आउटरीच ब्यूरो की झांसी इकाई है, उसके द्वारा आज से 10 दिवसीय एक कोविड-19 को लेकर जागरूकता अभियान का शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ आज माननीय राज्य मंत्री जी ने किया है। और इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारा ग्रामीण अंचल है विशेष रूप से उसमें कोरोना को लेके एक जागरूकता फैले, जिससे इसका जो प्रसार है कोविड का वो रुके। और जैसा कि माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है उसको गांव-गांव में हर एक जन तक पहुंचाना कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इस संदेश के साथ हम सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से हमने इस अभियान की शुरुआत की। एयर इंडिया की 4 महिला चालकों की टीम ने एयर इंडिया की सबसे लंबे नॉन स्टॉप हवाई मार्ग पर उत्तरी ध्रुव पर उड़ान भरने का कीर्तिमान रच दिया है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से उड़ान भरने के बाद महिला चालकों का दल उत्तरी ध्रुव से होते हुए बंगलुरु पहुंच गया है। इस दौरान करीब 16,000 किलोमीटर की दूरी तय की गई। महिला चालक दल का नेतृत्व कैप्टन जोया अग्रवाल ने किया। को पायलट के तौर पर जोया के साथ कैप्टन पापनगरी तन्मयी, कैप्टन शिवानी और कैप्टन आकांक्षा सोनवरे थीं। बेंगलुरु के केपी गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कैप्टन जोया अग्रवाल ने इस उड़ान का हिस्सा होने पर खुशी जताई है। Today is the day we create world history by not only flying the route over the North Pole, by having all women pilots who successfully did it. And it is also amongst one of the world's longest flights. So we are extremely happy and proud to be part of it. और अब कुछ ही दिन का इंतजार, जिसके बाद शुरू होगा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इस बार ये समारोह वर्चुअल फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। संस्करण के कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है जो महोत्सव के दौरान OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। पुरानी फिल्मों के सेक्शन के साथ मास्टर क्लास संवाद सत्र की कुछ पैनोरमा फिल्में, उद्घाटन समारोह का सीधा प्रसारण भी इसमें शामिल है। साथ ही सवाल जवाब के भी सत्र होंगे। फिल्म सराहना सत्र भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। गोवा में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण की शुरुआत में अब बस कुछ ही वक्त बाकी है। साल की शुरुआत फिल्मों के इस महाकुंभ के साथ हो रही है, जिस पर दुनिया भर की नजरें होती हैं। कोरोना काल के चलते इस फेस्टिवल का आयोजन साल 2020 में टल गया था और अब इसका आयोजन इस साल जनवरी में हो रहा है। जहां गोवा इस फेस्टिवल के लिए बिल्कुल तैयार है, वहीं इसका आयोजन इस बार हाइब्रिड फॉर्म यानी वर्चुअली भी होगा। इसकी शुरुआत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में भी बेहद उत्साह है। सिने स्टार अनिल कपूर ने ट्वीट किया और लिखा, वर्ष का ये समय फिर से इतना गौरवान्वित करने वाला है। इफी ने हमेशा दुनिया भर में भारतीय सिनेमा के झंडे को बुलंद किया है। पूरी टीम को शुभकामनाएं।
फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी ट्विटर के जरिए ईफी की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं दी। अभिनेत्री दिया मिर्जा ने भी अपनी शुभकामनाएं ट्विटर के जरिए दी। उन्होंने लिखा, भारत का सबसे बड़ा फिल्म महोत्सव 16 से 24 जनवरी 2021 को शुरू होने वाला है। इसके 51वें संस्करण के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इस साल 51वें संस्करण में कई कार्यक्रमों की घोषणा की है जो महोत्सव के दौरान OTT प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। इनमें पुरानी फिल्मों के सेक्शन के साथ ही मास्टर क्लासेस, संवाद सत्र, विश्व की कुछ पैनोरमा फिल्में समेत उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण शामिल है। साथ ही सवाल जवाब के सत्र, फिल्म सराहना सत्र भी आयोजित होंगे। फेस्टिवल की शुरुआत थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अनदर राउंड के साथ होगी। फेस्टिवल में कुल 224 फिल्में विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें 23 फीचर और 24 नॉन फीचर फिल्में शामिल हैं। फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म किरोशी कुरोसावा की फिल्म वाइफ ऑफ अ स्पाई से होगी। तो तैयार हो जाइए दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा का लुत्फ लेने के लिए और शामिल हो जाइए फिल्मों के इस मेले में। सिडनी टेस्ट मैच के दौरान कुछ दर्शकों के द्वारा जिस तरह की नस्ली टिप्पणियां की गईं और गालियां दी गईं, वो शर्मसार करता है। जब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिसर में इसकी शिकायत की तो ऑस्ट्रेलिया ने माफी मांगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा भी किया। आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। क्रिकेट को भद्रजनों का खेल माना जाता है, लेकिन फिर भी अक्सर इसे शर्मसार करने वाली घटनाएं होती ही रहती हैं। ऐसी ही घटना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच के दौरान देखने को मिली। इस टेस्ट में तीसरे और चौथे दिन के खेल के दौरान दर्शकों के एक समूह ने जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज पर फील्डिंग के दौरान नस्ली टिप्पणियां करने के साथ लगातार गालियां भी दी। रविवार को ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 86वें ओवर के दौरान सिराज को बाउंड्री से आकर स्क्वायर लेग अंपायर से बात करते देखा गया, जिसके बाद गेंदबाजी छोड़ के अंपायर और बाकी सीनियर खिलाड़ी भी वहां आकर चर्चा करने लगे। खेल लगभग 10 मिनट तक रुका रहा, जिसके बाद स्टेडियम के सुरक्षाकर्मी और न्यू साउथ वेल्स पुलिस के कर्मचारी संबंधित स्टैंड में गए, जहां से अपशब्द कहे जा रहे थे। समीप के क्षेत्र में बैठे लोगों से बात करने के बाद पुलिस ने 6 समर्थकों को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया और बाद में इन्हें न्यू साउथ वेल्स पुलिस की हिरासत में ले लिया गया। They have been quite nasty. They have been hurling abuses as well. But this is a time where they've actually gone one step higher and used racial abuses. And like we already mentioned, there was an official complaint that we lodged yesterday, and the umpires also mentioned that we must bring it to their notice as it happens on the field, and then they'll be able to take action. And it is definitely not acceptable in this day and age where we've come through. We've seen a lot, right? We've evolved as a society, and sometimes I think this roots back to the upbringing and the way one sees. So this must be definitely dealt with iron fist, and we must make sure that it doesn't happen again. सिराज और टीम के उनके सीनियर साथी जसप्रीत बुमराह को शनिवार को भी नस्ली टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी शिकायत भारतीय टीम प्रबंधन ने औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच रेफरी डेविड बून से की थी। मेजबान बोर्ड क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद माफी मांगी और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया। सीए के इंटेग्रिटी एवं सुरक्षा प्रमुख सीन कैरोल ने कहा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हर तरह के भेदभावपूर्ण व्यवहार की कड़ी निंदा करता है। श्रृंखला का मेजबान होने के नाते हम भारतीय क्रिकेट टीम में अपने मित्रों से माफी मांगते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि हम इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने दर्शकों द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ नस्ली दुर्व्यवहार की घटनाओं की निंदा की और मेजबान देश के क्रिकेट बोर्ड से कार्रवाई की रिपोर्ट। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।